बच्चों, हाउ आर यू। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कूलम्ब्स फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं एंड ऑल। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन कूलम्ब फोर्स। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम कूलम्ब लॉ को समझेंगे और अदर डिटेल्स। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर दो आइडेंटिकल चार्जेस हमने सस्पेंड किए हैं बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये हमारे बन गए दो चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q एंड Q, L लेंथ मान लेते हैं। ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये सिचुएशन हमें दे रखी है। उसके बाद व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा द एंगल रिमेन्स द सेम। तो इनको हमने वापस सस्पेंड किया इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। They are again suspended in a liquid of density sigma। मान लेते हैं इनको पूरा इमर्स कर दिया हमने किसी लिक्विड में, एंड एंगल इज फाउंड टू बी सेम अगेन। अगर एंगल सेम होगा तो फिर इनके बीच का जो सेपरेशन है, मान लेते हैं R सेपरेशन, वो भी दोनों केस में सेम रहना चाहिए। तो अगर एंगल चेंज नहीं हुआ तो सेपरेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों केस में सेम एंगल और सेम सेपरेशन, लेकिन कुछ तो फर्क आएगा। तो लेट अस सी क्या डिफरेंस आएगा। तो पहले हम देखते हैं सस्पेंडेड इन एयर। Q और Q इनके चार्जेस हैं। M इनके मासेस मान लेते हैं। तो इनके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे वो हो जाएगा, एक फोर्स हमारा रिपल्शन F। दोनों का डायग्राम एक जैसा ही बनेगा। एक हो जाएगा रस्सी में टेंशन T और एक हो गया इनका वेट mg। सिमेट्री से दोनों का FBD बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि सेम मासेस, सेम चार्जेस, सेम एंगल, सेम स्ट्रिंग, कुछ भी फर्क नहीं है। सेम डायग्राम फॉर दिस। तो ये एंगल हमारा हो गया थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड है। इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो जाएगा T साइन थीटा एंड T कॉस थीटा। ये हो गया इलेक्ट्रिक रिपल्शन F और इसका वेट mg। ये फोर्सेस मिलाकर नेट इनका 0 है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड है। तो summation of all forces must be equal to 0. Net force will be 0. तो हम लिख सकते हैं T cos theta will be equals to mg and T sin theta will be equals to F repulsion force, जिसको मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। अब इनको डिवाइड कर दिया तो टी से टी कट जाएगा, तो टेन थीटा बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टी से टी कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, डिवाइड द टू इक्वेशंस, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डिवाइड कर दिया दोनों को। समझ में आ रहा होगा इस स्टेप आपको। ये बन गया हमारा इक्वेशन इन एयर। अब हम देखें व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, और लिक्विड की आपको डेंसिटी दे रखी है 0.8 और डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर्स इज रो 1.6, एंगल रिमेन्स द सेम। अब देखिए जरा कैसा बनेगा इनका एफबीडी। अब लिक्विड में डालने से दो चेंजेस आएंगे, लेट अस सी क्या क्या आएंगे। एक तो फोर्स में मीडियम का इफेक्ट ऐड हो जाएगा, इसको एफ डैश कह देते हैं, टेंशन मान लेते हैं टी डैश हो गया एम जी, और एक बॉयंट फोर्स लग जाएगा बिकॉज एक लिक्विड के अंदर सस्पेंड, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, बॉल्स की डेंसिटी है रो, टेंशन हो गया टी डैश एम जी एफ डैश और बॉयंट फोर्स। अब वापस इक्विलिब्रियम है, लेट अस स्टडी द इक्विलिब्रियम अगेन। अब ऐसे बोल सकते हो आप कि इनके फोर्सेस को रिजॉल्व करूं अगर मैं, टी डैश इसको एम जी माइनस एफ बी लिखूंगा, और ये हो गया हमारा एफ डैश। एंगल रिमेन्स द सेम, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। तो एज पर द प्रीवियस इक्वेशन टी कॉस थीटा बराबर एम जी की जगह टी कॉस थीटा बराबर एम जी माइनस बाइन सी हो जाएगा। तो अब जो रेजोल्यूशन आएगा टी डैश नया टेंशन कॉस थीटा एम जी माइनस बाइन सी, बाइंड फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, दैट इज P dash cos theta equal to mg minus volume mass upon density of the body into density of liquid into g। तो P dash cos theta बन गया हमारा mg 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ये बन जाएगा T dash cos theta। और P dash sin theta जो होगा वो हो जाएगा एफ डैश, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू आर स्क्वायर। मीडियम में ई आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, जिसको हमें फाइंड करना है। या दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस, तो टेन थीटा आ गया, डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, साइन अपॉन कॉस कट गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट ई आर आर स्क्वायर और एम जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ये बन गया हमारा। अब अगर एंगल रिमेन सेम तो पुराना वाला टेन थीटा और नया वाला टेन थीटा दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। लेट अस इक्वेट द टू, ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट ई आर आर स्क्वायर एम जी 1 माइनस सिग्मा बाय रो इज इक्वल टू पुराना वाला टेन थीटा क्यू स्क्वायर
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी। तो काफी टर्म्स तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी। तो बचा क्या हमारे पास, टी आर इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। रो हमें दे रखा था 1.6 और सिग्मा 0.8। ये बन गया 1.6 अपॉन 1.6 minus 0.8, that is 2. So the final answer is 2. The dielectric constant of the liquid is 2. काफी सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट पहला वाला डायग्राम बना लिया, दूसरा डायग्राम ऑटोमेटिकली माइनर चेंजेस करके बन जाएगा। चलिए और देखते हैं, हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये दे रखा है हमें, a particle of mass m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2। माइनस q2 एक फिक्स चार्ज है और इसके चारों ओर एक q1 चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो माइनस q2 फिक्स है, वो सेंटर पे फिक्स होगा। और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ द चार्ज r, और ये कुछ v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारा फिक्स चार्ज है सेंटर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो इसको सर्कल में घुमा रहा होगा। तो माइनस q2 सेंटर पे फिक्स, q1 r रेडियस में घूम रहा है। इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और स्पीड फाइंड करनी है हमें। तो ये इसका डायग्राम बन गया। और लेट अस सी इनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स होगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। माइनस प्लस है, इसे अट्रैक्शन होगा, वो सर्कल में घुमाएगा, मतलब ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर होना चाहिए। m इसका मास जो घूम रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मान लेते हैं कि एयर में है, तो इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एक r कट जाएगा तो v आ जाएगा हमारे पास रूट q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू m। q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एक r कट गया अपॉन m। ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड स्पीड। अब कैसे निकालें इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, काफी इजी है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 2 पाई r, स्पीड है v, तो 2 पाई r बाई v। v का नीचे है तो इसको उल्टा कर देता हूँ, रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m अपॉन q1 q2, 2 पाई r अपॉन q। सो t आ गया हमारा 2 पाई r का पावर 3/2 स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपॉन q1 q2। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला, जो स्पीड है वो आई है हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस, एंड टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2। अगर इसी चार्ज को हम रेडियस बढ़ा दें तो स्पीड कम हो जाएगी और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड, और एक हमने स्पीड फाइंड कर ली। एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा से ओमेगा भी फाइंड कर सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था। जैसे हमारे न्यूक्लियस में होता है, एटम में होता है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में स्टेशनरी होता है और नेगेटिव चार्ज घूम रहा होता है। इसमें उल्टा हो गया, नेगेटिव चार्ज फिक्स है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हमें एक चार्ज दे रखा है QA 100 माइक्रोकूलम
100 माइक्रोकूलम का, और ये फिक्स है हमारा 1,0,2 पर। और दूसरा है क्यूबी, वो है 200 माइक्रोकूलम का, वो कहाँ पर फिक्स है 4,4,2। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम एंड वेक्टर फॉर्म FA on A due to B, FB on B due to A। पहले हम on B due to A निकाल लेते हैं, इसको बोला इन्होंने FB, ये कुछ R वेक्टर बोल देते हैं हम। और लेट अस फाइंड द फोर्सेस। R वेक्टर हो जाएगा हमारा 4 - 1 I कैप प्लस 4 - 0 J कैप प्लस 2 माइनस, ये मीटर्स में दे रखे हैं तो कोई कन्वर्जन भी मुझे नहीं करना पड़ेगा, 2 - 2 K कैप। तो R वेक्टर आ गया मेरा 3 I कैप प्लस 4 J कैप इन मीटर्स। इसका मैग्नीट्यूड आ गया √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर्स। अब देखें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों फोर्स के इक्वली होंगे और हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 100 × 10⁻⁻6 × 200 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 10⁻⁹ -6 -6 10 11 12। तो ये आ गया मेरे पास 9 × 10 × 2 अपॉन 25। 36 अपॉन 5, दैट इज 7.2 न्यूटन। ये तो आ गया हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म। पहले मैं FB निकाल लेता हूँ, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये जाएगा हमारा K Q1 Q2 by R स्क्वायर इंटू R वेक्टर, दैट इज 7.2 इंटू R कैप, दैट इज R वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हो जाएगा 7.2 3I प्लस 4J अपॉन 5 इन न्यूटन। Force on A due to B will be Newton's third law से negative of this. It is -7.2 3I cap plus 4J cap upon 5 in Newton। तो फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे और डायरेक्शन दोनों के क्या होंगे, अपोजिट। यहाँ पे दिखा दो मैं, ये हो जाएगा FA, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। दोनों फोर्सेस हमने फाइंड कर लिए इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए इस वीडियो में। 3 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए ऑन द कूलाम लॉ। और फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम भी यूज किया था, जो कि आप 11th में पढ़ते हैं न्यूटन लॉज में। और सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा इट वाज मैचिंग विद मॉडर्न फिजिक्स, जैसे वहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस किया वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है।